हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन का दूसरा वीडियो लेके आ गए हैं, मोशन इन अ प्लेन 02। इसके पहले हमने मोशन इन अ प्लेन 01 अपलोड कर दिया है चैनल पे, और उसके भी पहले मोशन इन वन डायमेंशन पूरा अपलोड कर दिया। उसके 3 वीडियोस अपलोड किए हैं, तो उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको मिल जाएगा। इट्स बेटर तुम अगर मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ के आओ और मोशन इन प्लेन का इंट्रोडक्शन पढ़ के आओ, मतलब 2D में क्वांटिटीज़ कैसी होती हैं, 2D में काइनेमेटिकल इक्वेशन कैसा होता है, ये सब तुम पढ़ के आओ। पिछले वीडियो में सब कुछ बताया है डिटेल में, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो आज तुमको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग प्लेन मोशन का या बेसिकली मोशन इन 2 डायमेंशन का पहला मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने सिलेबस में 2 टाइप के प्लेन मोशंस होते हैं या 2 टाइप के 2D मोशंस होते हैं। एक होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा होता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन आज हम स्टार्ट करेंगे। सो ध्यान से सुनो और यहाँ से नोट्स बनाते हुए चलो, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स के लिए, मोशन चैप्टर से या बेसिकली काइनेमेटिक्स पार्ट से। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुमको बोर्ड्स में मिले, चाहे बोर्ड्स या तुम्हारे सपोज 11th एग्ज़ाम का बात करें हम लोग, तो तुम्हारे 11th के एग्ज़ाम में हो जाए या तुम्हारा एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाए या कोई भी एंट्रेंस का प्रिपरेशन करोगे, तो काइनेमेटिक्स से सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो भर भर के प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन से आते हैं। तो आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन डिटेल में करेंगे, फिर सर्कुलर मोशन, और उसके बाद हम लोग एक लेक्चर लेके आएंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D के लिए भी। ठीक है, तो आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन इन जनरल कोई भी चीज़ जब हम लोग फेंकते हैं तो बॉडी जो पाथ लेता है या बॉडी जो मोशन परफॉर्म करता है उसी को हम प्रोजेक्टाइल बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टोन ऐसे फेंका तो ये स्टोन ऐसे जाके गिरा, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। एक स्टोन ऐसे फेंका तो ये स्टोन ऐसे जाके गिरा, इसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। कोई स्टोन तुमने सपोज ऐसे फेंका तो ये स्टोन ऐसे जाके नीचे आया, इसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। मतलब जब भी बॉडी को हम ग्रेविटी में मूव करने के लिए छोड़ देते हैं, व्हेन द मोशन ऑफ द बॉडी इज ओनली अंडर ग्रेविटी, इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रोजेक्टाइल में कुछ पैरामीटर्स होंगे जिसके बारे में बात करना होगा हमको। जैसे प्रोजेक्टाइल किस एंगल पे लॉन्च किया जाता है, प्रोजेक्टाइल कितने वेलोसिटी से लॉन्च किया जाता है। और अगर ये सब चीज़ें पता है हमको, जैसे फॉर एग्जांपल तुमको कोई बोल दे कि ये स्टोन है, इसको तुम 30 डिग्रीज पे इतने वेलोसिटी से फेंको, तो उसके बाद उसके कुछ जो टर्म्स होते हैं या बेसिकली उसके कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ होंगे जो हमको फाइंड आउट करने होंगे। जैसे वो प्रोजेक्टाइल कितना दूर जा सकता है, पहला चीज़। दूसरा, उस प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगेगा पूरा मोशन करने के। जैसे तुम एक पत्थर फेंको और वो कितना देर तक हवा में रहता है और नीचे गिरने से पहले या हिट करने के पहले कितना टोटल टाइम उसको लगता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर वो कितना हाइट कवर कर सकता है, अलग अलग एंगल पे अलग अलग हाइट कवर करेगा, ये तुम इमेजिन कर पा रहे होगे। देखो ना, एक क्रिकेट बॉल का एग्जांपल ले लो। क्रिकेट तो सब लोग खेलते होगे, या जिसने नहीं खेला है उसको भी पता होगा क्रिकेट के बारे में, कि अगर तुम क्रिकेट बॉल को अलग अलग एंगल पे फेंको तो क्रिकेट बॉल अलग अलग हाइट कवर करेगा, राइट। और अलग अलग एंगल पे फेंको तो वो अलग अलग डिस्टेंस भी जाएगा, है ना, हाँ या ना। जैसे यही क्रिकेट बॉल देखो, मैं ये एंगल पे फेंकूँ तो ये कुछ ऐसे जाके गिरता है, ये एंगल पे फेंकूँ तो ये कुछ ऐसे जाके गिर जाएगा, ये एंगल पे फेंकोगे तो कुछ यहीं गिर जाएगा, ये एंगल पे फेंकोगे तो कुछ और हाइट जाके गिरेगा, वगैरह वगैरह। मतलब हम देखेंगे कि जब अलग अलग एंगल्स पे चीज़ों को फेंका जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन करने के लिए, तो वो कौन कौन से एंगल्स या बेसिकली कौन कौन से एंगल्स पे कितना कितना वैल्यू कवर करते हैं। जैसे कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, कितना हाइट कवर करते हैं, कितना टाइम लेते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन सारा कुछ जो भी रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल है वो आज इस लेक्चर में ख़त्म करेंगे। तो अच्छे से सुनना लेक्चर को, एकदम एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे। पहले हम लोग प्रोजेक्टाइल के लिए डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या करने वाले हैं। तो प्रोजेक्टाइल के लिए कुछ अजम्पशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपना जो जनरल प्रोजेक्टाइल होगा, डे टू डे लाइफ वाला प्रोजेक्टाइल, वो इतना सिंपलिस्टिक नहीं होगा ना। क्यों इतना सिंपलिस्टिक नहीं होगा? सोचो, तुम एक क्रिकेट बॉल फेंको और अगर हवा चल रही है ज़ोर से, तो उसका कुछ इफेक्ट होता है तुम्हारे प्रोजेक्टाइल के ओरिएंटेशन पे, तुम्हारे प्रोजेक्टाइल के फाइनल आउटकम पे, बाकी सारी चीज़ों पे। तो वो सब चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे। तो अपना जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ना, ध्यान देना, इट इज़ गोइंग टू बी अ मोशन सोली अंडर ग्रेविटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मोशन होने वाला है। इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा। सो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है? नो एयर रेजिस्टेंस, यानी
एयर का फोर्स या एयर रेजिस्टेंस या हवा नहीं चलेगी, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा। तुमको मालूम है ये डे टू डे लाइफ में पॉसिबल नहीं है ना, एयर रेजिस्टेंस तो होना ही है, तो एयर रेजिस्टेंस रहेगा। बट हम लोग एक आइडियल सिचुएशन में मैथमेटिक्स के लिए डिराइव कर रहे हैं, या बेसिकली मैथमेटिक्स यूज़ करके डिराइव करेंगे प्रोजेक्टाइल का सारा कुछ इक्वेशंस। लेट्स सी, ये तो हो गया पहला अजम्पशन या पहला आइडियल सिचुएशन जिसके अंडर हमको प्रोजेक्टाइल पढ़ना है। दूसरा आइडियल सिचुएशन क्या होता है ज़रा देखो। दूसरा आइडियल सिचुएशन ये होता है कि जब हम प्रोजेक्टाइल को फेंकें तो प्रोजेक्टाइल इतना डिस्टेंस ना कवर करे कि वो डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन या डायमीटर ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में आ जाए। जैसे समझो ये मैं प्रोजेक्टाइल यहाँ से लॉन्च करता हूँ और ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके गिरता है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है आर या रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज। तो दिस आर और रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल should be very very less than diameter of earth। ऐसा क्यों ज़रूरी है, सोच सकते हो ऐसा क्यों ज़रूरी होगा? ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि अगर डायमीटर ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में कोई हाइट हमने फेंक दिया, जैसे मिसाइल लॉन्च किया, हमको मालूम है मिसाइल जब लॉन्च करते हैं तो मिसाइल का जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, वो एक देश से दूसरे देश तक जा सकता है। सो इतना बड़ा रेंज होता है, तो वो केस में अपने ऑर्डिनरी प्रोजेक्टाइल के लॉज नहीं लगेंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखो या सिचुएशन समझ लो क्या है। ये अगर अपना अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस कर्व्ड होता है ना, तो अगर यहाँ से कोई प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया है और ये प्रोजेक्टाइल सपोज इतना डिस्टेंस जा रहा है, तो तुम्हारा ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ये स्ट्रेट नहीं है, देखो ना, ये कर्व्ड हो गया। तो कर्व्ड हो गया तो स्ट्रेट के लिए फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे और वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो रेंज होता है ये बहुत बहुत छोटा होता है, मतलब यूजुअली 50 मीटर 100 मीटर ऐसे। डायमीटर ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? 12,000 किलोमीटर, राइट। यूजुअली 6,400 किलोमीटर उसका रेडियस है ना, तो 12,800 किलोमीटर का डायमीटर है अर्थ का। तो उतना बड़ा डायमीटर के कंपैरिजन में 50 मीटर 100 मीटर का जो डिस्टेंस है वो इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। एक बुलेट फायर करो तो बुलेट ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर 200 मीटर डिस्टेंस जाके गिर जाता है। तो ये सारे प्रोजेक्टाइल्स का बात हम लोग करेंगे जहाँ पे रेंज जो है वो डायमीटर ऑफ द अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दो R should be very very less than diameter of earth। समझ में आई बात? ठीक है, चलो बढ़िया। और नेक्स्ट क्या है, देखो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ कि मैंने भी थोड़ा ऑब्जर्व किया है कि वीडियोस में मतलब तुमको फुल स्क्रीन करके देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं पड़ता है, मिनिमल स्क्रीन में दिखाई पड़ता है, बट ये है कि इससे और ज़्यादा अच्छे से तुमको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ जो हाइट प्रोजेक्टाइल कवर करता है ना, वो हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में नहीं जाना चाहिए। मतलब जैसे प्रोजेक्टाइल को हमने लॉन्च कर दिया, देखो यहाँ से सपोज मैंने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया और ये प्रोजेक्टाइल कुछ इतना हाइट कवर करके आ रहा है, ये जो हाइट की बात कर रहा हूँ मैं। सो मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल शुड बी वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब ये हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में आने लगता है तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होने लगती है या चेंज होने लगती है। हमको मालूम है ना, हमको मालूम है अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, अगर सिग्निफिकेंटली ऊपर गए तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होने लगती है ना। ऐसा नहीं कि तुम 100 मीटर ऊपर गए तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज हो गया, नहीं, 100 मीटर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, अगर तुम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऊपर जाते हो या 10 किलोमीटर हाइट पे जाते हो तो वहाँ तुमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती हुई दिखाई पड़ेगी, ठीक है। सो दिस हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा होना चाहिए? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल शुड बी very very less than what? रेडियस ऑफ अर्थ। देखो ये अजम्पशंस क्यों बता दे रहा हूँ मैं, ये अजम्पशंस तुमको MCQs में मिल जाते हैं। मतलब तुमको पूछ लेता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है और वहाँ पे हाइट कौन से केस में फॉर्मूला ट्रू होगा, हाइट का ये फॉर्मूला, और एक ऑप्शन तुमको दिया रहेगा। सो ऑप्शन होता है हाइट शुड बी वेरी वेरी लेस दैन रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। बढ़िया, चलो अब ये अजम्पशंस हो गई, ये अपनी आइडियल कंडीशंस हो गई जिनके अंडर हमको प्रोजेक्टाइल स्टडी करना है।
तो अब मैं यहाँ डायग्राम बना लेता हूँ साइड में, और अब हम उस प्रोजेक्टाइल का सारा कुछ डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखेंगे, डायग्राम में बना रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग कंसिडर करने जा रहे हैं एक प्रोजेक्टाइल है जो इनिशियल वेलोसिटी u से कुछ एंगल थीटा पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये 2D मोशन होने वाला है, ज़रा ध्यान दो। तो अपना मोशन ऑफ कोर्स x और y में होगा, तो ये x और y में कंसिडर कर लेता हूँ। दिस इज़ y, दिस इज़ x। ठीक है, इसमें मैं प्रोजेक्टाइल लॉन्च करता हूँ विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u, ये u वेक्टर हो गया। ये प्रोजेक्टाइल इमेजिन करो ऐसे जाके ऐसे गिर जाता है। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्टाइल है, समझ में आई बात। और ये प्रोजेक्टाइल ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, मतलब हॉरिजॉन्टल ग्राउंड ये अगर है तो यहाँ से प्रोजेक्टाइल लॉन्च होता है और यहीं जाके गिरता है वापस। ठीक है, मतलब सेम हाइट पे गिरता है, ऐसा नहीं कि ये इंक्लाइंड प्लेन वाला प्रोजेक्टाइल नहीं। देखो प्रोजेक्टाइल के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो यहाँ जाके गिरे, इस लेवल से स्टार्ट हो और वापस इसी लेवल पे आए। एक होता है इंक्लाइंड प्लेन। अब तुम सोचो जहाँ का रोड ही इंक्लाइंड हो वहाँ तुम कोई चीज़ फेंको तो वो वापस सेम हाइट पे नहीं आएगी, वो ऊंचे हाइट पे जाके गिरेगी ना, हाँ या ना। एक होता है डिक्लाइन प्लेन, यहाँ से फेंको तो बॉडी नीचे जाके गिरेगी, हाँ या ना। ये भी एक सरफेस है बट ये डिक्लाइन प्लेन है। एक होता है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, मतलब बिल्डिंग के टावर पे खड़े हो और यहाँ से फेंको तो यहाँ से बॉडी यहाँ नीचे चली जाएगी। तो बहुत सारे टाइप के प्रोजेक्टाइल्स हैं। अपने सिलेबस में जो अपने को प्रोजेक्टाइल करना है वो है ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो अब हमने आइडियल कंडीशंस ले लिए हैं तो वो सब अप्लाई करेंगे और देखते हैं। जैसे ये अपना प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया है, ये प्रोजेक्टाइल यहाँ आके गिरता है, ये इनिशियल वेलोसिटी u से लॉन्च किया है कुछ सर्टेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा पे। ठीक है, थीटा एंगल पे लॉन्च किया ना, इसको अलग अलग एंगल से फेंक सकते हो तुम। ओके, ये जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है एक्स एक्सिस में, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, और ये जो हाइट ये कवर करता है इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। देखो ना, प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम इतना हाइट पे जा रहा है, उसके बाद नीचे आना चालू कर देता है। इज दैट करेक्ट? यस और नो? आई होप यस। ओके, सो दिस इज योर मैक्सिमम हाइट, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज। और इसका जो शेप है इसके बारे में भी थोड़ा अपने को बात करना है कि ये कौन सा शेप है। शेप के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। मतलब कौन सा इक्वेशन ये ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रहा है, इक्वेशन से समझ में आ जाएगा ना कौन सा शेप है, राइट। चलो अब प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करना चालू करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की कुछ, जिससे इसको लॉन्च किया है। अब ये ध्यान रखना, अजम्पशंस जो अपने लिए हैं हमने वो ध्यान में रखना। पहला अजम्पशन क्या है? द मोशन इज सोली अंडर ग्रेविटी। मतलब इस बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स काम करेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के वजह से एक्सेलरेशन आएगा, बाकी और कोई एक्सेलरेशन नहीं है। मतलब एयर रेजिस्टेंस की वजह से कोई फोर्स नहीं है, मतलब कोई एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन एयर रेजिस्टेंस के वजह से नहीं है। सॉरी, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है। देखते हैं कैसे ग्रेविटी एक्सेलरेशन डिसेलरेशन प्रोड्यूस कर सकती है। अब ये इनिशियल वेलोसिटी u है, ये एक वेक्टर है ना 2D में, तो इसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ रिजॉल्व करूँगा इसका एक कॉम्पोनेंट जो हो जाएगा u cos ऑफ थीटा, और यहाँ रिजॉल्व करूँगा एक कॉम्पोनेंट जो हो जाएगा u साइन ऑफ थीटा। ये सबको समझा वेक्टर रेजोल्यूशन? जिसको वेक्टर्स नहीं पता है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा फिजिक्स तुम्हारे लिए। वेक्टर्स अच्छे से पढ़ के आओ, बहुत ही अच्छे से। वेक्टर्स का रेजोल्यूशन, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन, सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ो वेक्टर्स, क्योंकि वेक्टर्स नहीं आया तो फिजिक्स में अटक जाओगे। तो वेक्टर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो हमने ये वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, u cos थीटा u sin थीटा। यहाँ से क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि u cos थीटा वेलोसिटी इन x एक्सिस है, u sin थीटा वेलोसिटी इन y एक्सिस है, राइट। ये हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है कि वेलोसिटी 2D में कैसी दिखाई पड़ती है। ये 2D वेलोसिटी थी, इसके ये दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ज़रा तुम ठीक से देखो तो u क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अगर तुमको पिछला लेक्चर कनेक्ट हो रहा हो तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंशियल टू द पाथ होती है, और ये इसका पाथ है ना, तो ये देखो टेंजेंशियल टू द पाथ है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं ओरिजिनल पोजीशन O, लेट दिस बी पॉइंट A एंड लेट दिस बी पॉइंट B, ठीक है। तो O से A से लेके B तक अपना प्रोजेक्टाइल पूरा सफ़र कर रहा है, ठीक है। मज़े में है प्रोजेक्टाइल। देखते हैं क्या क्या है। हमको पता है सिर्फ ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है। ग्रेविटी किधर लगता है? ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगता है ना। तो इस पॉइंट पे अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं तो एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे इधर होगा g। अब ये देखो, ये एक्सेलरेशन किसके लिए? ये एक्सेलरेशन इसके लिए डिसेलरेशन का काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला एक्सेलरेशन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है या ना।
जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो डिसेलरेशन या रिटार्डेशन का काम करता है ना, यही तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग है। मतलब ये ग्रेविटी इसको डिक्रीज करेगा ना। कब तक डिक्रीज करेगा सोचो, जब तक ये बॉडी ऊपर जा रहा है। अच्छा सोचो जब ये बॉडी ऊपर आ जाएगा, ये पॉइंट, ये जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे बॉडी ऊपर जाना बंद क्यों कर देता है? तुमने कभी ये सोचा है? जैसे ये पेन मैं ऊपर फेंक रहा हूँ तो ये एक पॉइंट पे ऊपर जाना बंद करके फिर नीचे क्यों आने लगता है? क्योंकि जो वेलोसिटी मैंने दी थी उसको ग्रेविटी ने जीरो कर दी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ था, वेलोसिटी ऊपर की तरफ था। तो ये ग्रेविटी धीरे धीरे वेलोसिटी को जीरो कर देता है। जैसे ही वेलोसिटी जीरो होती है अब ग्रेविटी इसको एक्सेलरेट करता है तो ये नीचे आने लगता है। देखा? वैसे ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है, यहाँ पहुँचने पे इसकी वेलोसिटी जो वाई एक्सिस वाली होती है वो जीरो हो जाती है। ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये जो u साइन थीटा है ये इस पॉइंट पे आके जीरो हो जाता है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा थी, ए पॉइंट पे y एक्सिस में वेलोसिटी जीरो। व्हाट अबाउट x एक्सिस? x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी है और ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगती है जो कि y डायरेक्शन है। तो y के अलावा x एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। समझ में आ गई बात? x में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग x और y में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल लेते हैं। क्या मिला है अपने को देख लो। x और y में हमको मिला है इनिशियल वेलोसिटी x में क्या मिली है? u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी y में क्या मिली है? u साइन थीटा। ठीक है, इतना समझा। एक्सेलरेशन x में क्या मिला है? ज़ीरो। और एक्सेलरेशन y में क्या मिला है? -g। क्यों -g लिया है? क्योंकि इसके ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव होता है और ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो ये -g। ये चीज़ समझ में आई? ये साइन कन्वेंशन से आता है। ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल में हमेशा नेगेटिव ली जाती है, ये बात याद रख लो। अगर नहीं समझा तो ऐसे याद रखो कि प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन दिखा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव लेना है। ठीक है, फाइन। नेगेटिव इसलिए भी क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है ना, अभी तो बताया, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, फाइन। तो अब u cos थीटा को अगर तुम ठीक से सोचो तो ये चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि x एक्सिस का वेलोसिटी u cos थीटा है बट एक्सेलरेशन सिर्फ y में है। और हमने 2D काइनेमेटिकल इक्वेशंस जब पढ़े तो वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया था तुमको कि y एक्सिस के पैरामीटर में कुछ भी चेंजेस आता है या y एक्सिस वाले क्वांटिटीज़ में चेंज आता है तो उससे x की क्वांटिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब ये g u साइन थीटा को जो भी इफेक्ट डालेगा उससे u cos थीटा का कोई लेना देना नहीं। u cos थीटा ही रहेगा क्योंकि x में एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो इस पॉइंट पे जब तुम आओगे ना तो इस पॉइंट पे इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक वेलोसिटी होगी और वो होगी u cos थीटा। अगर तुमको ठीक से याद हो तो पाथ के टेंजेंशियल होती है वेलोसिटी। तो देखो ना, पाथ यहाँ पे ऐसा हो गया है ना, तो वेलोसिटी टेंजेंशियल हो गई है। अब इस पॉइंट के बाद जैसे ही ये बॉडी और आगे बढ़ेगा, आगे मतलब ये बॉडी, अगर सोचो y में वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो ये बॉडी क्यों आगे जाना चाहिए? x में ज़ीरो नहीं है, इसलिए ये बॉडी आगे कंटिन्यू करता है। तो जैसे ही अब यहाँ आता है ना, यहाँ देखो, यहाँ टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी ना, लाइक दिस। तो यहाँ इसके पास x वाली वेलोसिटी तो रहेगी u cos थीटा, बट अब y में भी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि अब ग्रेविटी उसको एक्सेलरेट करने लगेगा। और इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी होगी? टेंजेंशियल, लाइक दिस। तो यहाँ u cos थीटा होगा और ये u sin थीटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि u sin थीटा धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना, तो सेम तो रहेगा नहीं। तो ये वेलोसिटी इनिशियली सेम, इनिशियली u sin थीटा थी, यहाँ पे कुछ और हो गया होगा। ठीक है, एक सेकेंड रुको, डिस्टर्बेंस। ओके, ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, देवी आ रही हैं, नवरात्रि चालू हो रही है। ओके, देखो इधर। तो ये पॉइंट पे वेलोसिटी x एक्सिस में तो u cos थीटा ही रहेगी, बट u sin थीटा y में नहीं रहेगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें अपने को मिल गई हैं। एक्सेलरेशन मिल गया है x y में, एक्सेलरेशन x में पता चल गया है, वेलोसिटी x में पता चल गई इनिशियल, और y में भी पता चल गई है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम चीज़ों को डिराइव करते हैं। पहला चीज़ क्या डिराइव करना है मैं बता देता हूँ। पहला चीज़ तुमको डिराइव करना है कि ये प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगता है टोटल ये मोशन करने को। मतलब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ जाने में टोटल कितना टाइम लेता है, और वो टाइम किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ऑफ कोर्स तुम सोच लो ना, ये चीज़ जो तुम टाइम निकालोगे वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? वो तुम्हारे थीटा पे डिपेंड करेगा, किस एंगल पे लॉन्च कर रहे हो उससे डिसाइड होगा ना प्रोजेक्टाइल जल्दी नीचे आ जाएगा कि लेट से नीचे आएगा। तो मैं ये डायग्राम यहाँ रखता हूँ, डायग्राम का डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट डेरिवेशन दैट वी आर गोइंग टू डू इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। हम लोग एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, ध्यान दो। कैपिटल T से डिनोट करते हैं इसको,
कैसे डिराइव करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट? हमको चाहिए ओ से बी तक का पूरा टाइम, राइट? कितना टाइम लगा इसको। तो देखो अपने पास क्या क्या है, अपने पास इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स और वाई दोनों है ओ पे, बी पे फाइनल वेलोसिटी नहीं है अपने पास, बी तक डिस्प्लेसमेंट वाई में है अपने पास। कैसे? देखो ओ से स्टार्ट कर रहा है वाई में बॉडी जाना, वाई तक जाता है, कुछ हाइट तक जा रहा है, फिर वापस बी पे आ रहा है और बी ओ के लेवल पे है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वाई कितना है ओ से बी में? 0। वेरी इंपॉर्टेंट, ओ से बी तक जाने में वाई में कितना गया है बॉडी? 0 गया है ना, क्योंकि जिस हाइट पे स्टार्ट कर रहा है उसी हाइट पे वापस आ जा रहा है। बट एक्स में कुछ गया है जो हमको पता नहीं है, तो हम लोग एक्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे या मोशन इन एक्स नहीं कंसिडर करेंगे, तो हम मोशन इन वाई कंसिडर करते हैं। देखो मोशन इन वाई, इसमें क्या क्या पता है? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये 2 चीज़ कंपल्सरीली पता है। और क्या पता है? और अपने को पता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन वाई कितना है? 0। ठीक है, ये चीज़ पता चल गया। और टाइम कितना लगा है? टाइम लगा है टाइम ऑफ फ्लाइट के जितना, जो हमको निकालना है। देखो एस पता है, टी निकालना है, एस पता है, यू पता है, ए पता है। कौन सा इक्वेशन यूज़ करोगे? सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन कैसे होगा? एस वाई, देखो हम लोग y, हमने काइनेमेटिकल इक्वेशंस 2D में किए हैं, तो ये y एक्सेस का खाली काइनेमेटिकल इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं। तो एस वाई विल बी यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। एस वाई कितना है? 0। यू वाई कितना है? u साइन थीटा। और t कितना है? टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमको निकालना है। ए वाई माइनस जी है, तो मैं यहाँ माइनस साइन डाल देता हूँ, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, बस एक्सप्रेशन आ गया है। ये हाफ जी टी स्क्वायर को यहाँ लेके आ जाओ, तो हाफ जी टी स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, यहाँ बचता है u साइन थीटा टी। ये t से टी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 इधर जाएगा, g नीचे जाएगा, तो 2u साइन थीटा अपॉन g। वेरी वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हमने एक डेरिवेशन कर लिया, छोटा सा था ना, इतना कोई बड़ी बात नहीं थी। देखो इसलिए मैंने तुमको कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड किया पूरा क्या चल रहा है। डेरिवेशंस तो 2-2 मिनट में हो जाएंगे, नॉट अ बिग डील। ठीक है, चलो ये टोटल टाइम लगता है प्रोजेक्टाइल को पूरा ओ से बी तक मोशन करने में। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द टाइम ऑफ असेंड ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, मतलब कितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा, और व्हाट इज द टाइम ऑफ डिसेंड, मतलब कितना टाइम इसको मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में लगा। तो अगर टाइम ऑफ एसेंड का एक्सप्रेशन कभी तुमको पूछता है तो देखो ऐसे निकालोगे, टाइम ऑफ एसेंड, या इसको एसेंट भी लिखते हैं, एसेंट बोलो एसेंट बोलो एक ही बात है। टाइम ऑफ एसेंट के लिए हमको ओ से ए तक का मोशन ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि एसेंट ओ से ए तक चल रहा है, यानी ओ टू ए का मोशन हम लोग कंसिडर करते हैं। देखो ओ से ए तक में इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, और ए पे आके वाई की वेलोसिटी 0 हो जाती है, ये हमको पता है ना, फाइनल वेलोसिटी। तो हमको मालूम है वी वाई इज 0, यही तो बताया ना, यहाँ आके वाई में वेलोसिटी 0 हो जाती, तभी बॉडी ऊपर जाना बंद कर देता है। और टाइम कितना लग रहा है? टाइम ऑफ एसेंट जितना जो हमको निकालना है। यहाँ पे मैंने टी ए डाला है, ध्यान देना, प्रीफिक्स लगाया है, सफिक्स, हाँ सफिक्स लगाया मैंने, तो वो ध्यान देना। चलो टाइम ऑफ एसेंट निकाल लेते हैं। कौन सा इक्वेशन यूज़ करोगे? वी दिया है, टी निकालना है, u और a है, तो फर्स्ट इक्वेशन आई गेस। सो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, इज दैट करेक्ट? सब्सटीट्यूट करो, वी वाई 0 है, यू वाई कितना है? u साइन थीटा, ए वाई क्या है? माइनस जी, तो माइनस जी, और टी क्या है? टाइम ऑफ एसेंट। इज दैट क्लियर? ये जी टी ए इधर ले लो, तो जी टी ए इज इक्वल टू यू साइन थीटा, एंड फाइनली टाइम ऑफ एसेंट क्या मिलता है? u साइन थीटा अपॉन g। ज़रा ठीक से देखो तो टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है, ये 2u साइन थीटा बाई जी, ये u साइन थीटा बाई जी, मतलब टोटल जितना टाइम प्रोजेक्टाइल को लग रहा है उसका आधा टाइम ऊपर जाने में लग रहा है। तो आधा टाइम किस में लग रहा होगा? नीचे आने में, सिंपल एज दैट। तो टाइम ऑफ एसेंट मिल गया, टाइम ऑफ डिसेंट भी सिमिलरली हो जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होते हैं, टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होता है। तो ये नोट डाउन करो अच्छे से, पॉज करके टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन, फिर हम रेंज के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। फटाफट नोट डाउन करो।
ओके चलो नोट डाउन कर लिया था सबने। तो क्या क्या कंक्लूजन मिला है ये याद रखना, और टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक काम करता हूँ, साइड में लिखते हुए चलता हूँ, या ठीक है मैं वो डायग्राम के लिए जगह छोड़ रहा हूँ उधर, वो रहने दो। मैं यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं अब तक तो ये समझ गए होंगे, तो ये चीज़ चलो ठीक है देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन क्या मिला, 2u sin θ/g, तो याद रखना। और बॉडी को जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, ठीक है। तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है बॉडी को, ऊपर जाने में बॉडी को लगता है 2u sin θ/g। और अगर ठीक से देखो तुम एक्सप्रेशन को तो तुमको समझ में आएगा वो टाइम किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी जो तुम दे रहे हो उस पर, और कितने एंगल पे तुम उसको लॉन्च कर रहे हो उस पर, ठीक है। तो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, और दो ही चीज़ों पे अपना कंट्रोल भी है ना। कितने स्पीड से उसको फेंक सकते हो और कितने एंगल पे फेंक सकते हो, यही तो तुम्हारे कंट्रोल में है। और भी कुछ कंट्रोल करोगे क्या, और उससे ज़्यादा तुम कंट्रोल नहीं कर सकते प्रोजेक्टाइल के लिए, ठीक है। तो हमको एक एक्सप्रेशन क्या मिल गया है टाइम ऑफ फ्लाइट का, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मिला है, 2u sin θ/g, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन हमको मिला है। मैं यहाँ इसको साइड में रखता हूँ, यूज़ करेंगे हम लोग। अब हम डिराइव करने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एक्सप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, बहुत पूछता है। हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको हमने r से डिनोट किया है, मतलब x एक्सिस में कितना ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। अगर तुमको चाहिए तो तुम डेफिनेशन वगैरह भी लेते चलो। दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या, टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट द मोशन, और बेसिकली टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल व्हाइल इट वाज इन द एयर, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं। तो ऑफ कोर्स अब अपने को x में ही मोशन कंसिडर करना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट x में है, तो मोशन इन x कंसिडर करते हैं। देखो मोशन इन x में अपने पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इन x जो कि r है, हमको निकालना है कितना है। टाइम कितना लगा है, टाइम ऑफ फ्लाइट के जितना लगा है, क्योंकि O से B तक जा रहा है तभी तो r डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, और पूरा r डिस्प्लेसमेंट करने में इतना टाइम लग रहा है, ये हमको पता है। तो ध्यान रखना, जब तक तुम टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन नहीं याद रखोगे तब तक r डिराइव नहीं कर पाओगे, सिंपल एज दैट। एक दूसरा तरीका है बट दैट इज लेंदी मतलब तुमको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज़ करना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी याद रखना और डिफिकल्ट बात है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट याद रखना सिंपल होता है, इसीलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ। चलो अब हम लोग कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, s है, t है, u है, a है। तो हम लोग इक्वेशन सेकेंड लगाएंगे, sx इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी का स्क्वायर। ax 0 है मतलब ये टर्म गायब। sx कितना है, r निकालना है। ux कितना है, u cos थीटा, राइट। और t कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, u cos थीटा इंटू टी कितना है, 2u sin थीटा अपॉन g। घबराओ मत, हो गया है। देखो क्या आ रहा है, u इंटू यू स्क्वायर, कॉस थीटा, साइन थीटा और 2 है इसके साथ, तो तुम्हारे पास है u स्क्वायर 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन g। अब अगर 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा भी ट्रिग्नोमेट्री तुमको चालू हुआ है तो तुमको डबल एंगल फार्मूला इंट्रोड्यूस हुआ होगा। तो मैं यहाँ पे डबल एंगल फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। 2 कॉस थीटा साइन थीटा या 2 साइन थीटा कॉस थीटा को बोलते हैं साइन 2 थीटा। तो तुमको यहाँ से एक्सप्रेशन मिल रहा है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये आया तुम्हारे हॉरिजॉन्टल रेंज का एक्सप्रेशन, ठीक है। 3-4 स्टेप्स में आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल रेंज का एक्सप्रेशन है, ये भी तुमको दिखाई पड़ रहा होगा, u और थीटा पे डिपेंड कर रहा है। मतलब बॉडी कितना दूर जाएगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कितने स्पीड से फेंकोगे और कितने एंगल पे फेंकोगे। तो हम लोग एक एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं मैक्सिमम रेंज के लिए। देखो रेंज विल बी मैक्सिमम, सोचो मैक्सिमम कब होगा, इसमें से वेरिएबल क्या है सोचो। अगर फिक्स इनिशियल वेलोसिटी रखा तो साइन 2 थीटा वेरिएबल है ना, तो मतलब इन साइन 2 थीटा जब 1 हो जाएगा, अरे कोई भी फंक्शन में जब साइन थीटा आ जाता है तो वो फंक्शन मैक्सिमम कब होता है, जब साइन थीटा मैक्सिमम होता है ना। तो साइन 2 थीटा जब 1 हो जाएगा तब रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, व्हेन साइन 2 थीटा इज़ 1। ये कब पॉसिबल है, व्हेन 2 थीटा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 मतलब साइन की कौन सी वैल्यू 1 होती है, तो साइन 91 होता है ना, यानी 2 थीटा
इज इक्वल टू 90 डिग्री या π/2 रेडियन, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और π/4 रेडियन। आई होप सबको डिग्री रेडियन ये सब पता होगा अब तक। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जब बॉडी को 45 डिग्री पे फेंकोगे ना तो सबसे ज़्यादा दूर जाएगा रेंज में, एक्स एक्सिस में। इसे तुमने लॉन्ग जंपर्स को कभी देखा होगा, तो वो लॉन्ग जंपर्स एक फिक्स्ड एंगल पे ट्राई करते हैं कूदने का, ताकि उनका रेंज मैक्सिमम हो जाए। और रेंज मैक्सिमम होता है थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्रीज पे। इसीलिए जब भी तुम कोई चीज़ फेंकते हो तो तुम देखते हो एक एंगल पे कुछ अलग डिस्टेंस पे जा रहा है, दूसरे एंगल पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे जा रहा है, या कोई एक फिक्स एंगल होता है जिस पे वो ज़्यादा डिस्टेंस जा रहा है, वो होता है 45 डिग्रीज़ का एंगल। तो 45 डिग्रीज़ पे रेंज मैक्सिमम होता है, और रेंज मैक्सिमम की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। क्या आ जाएगी रेंज मैक्सिमम की वैल्यू बताओ? sin 2 थीटा 1 ना, तो ये हो जाएगा u²/g। ठीक है, ये मैक्सिमम रेंज की वैल्यू होती है। समझ में आ गई? याद रखो बात। ठीक है, चलो ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज का एक्सप्रेशन। पॉज करके नोट डाउन कर लेना, मैं साइड में हो गया हूँ। अब हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। हटा देता हूँ, मिटाऊँ, चलो रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट, आई होप नोट डाउन कर लिया था सबने। अब हम लोग निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, मतलब बॉडी जो हाइट कवर कर रहा है वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट है। ये ध्यान रखना, ये चीज़ हमने निकाला है मैक्सिमम रेंज का एक्सप्रेशन। इस पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बनेंगे और इसके बारे में अपने को डिस्कशन भी काफ़ी करना है, तो ये बात याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और मैक्सिमम हाइट के लिए एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। थर्ड, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये क्या होता है? दिस इज़ बेसिकली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस परफॉर्म बाय द प्रोजेक्टाइल, ये वाई। इसके लिए क्या क्या चाहिए हमको, सोचो। इसके लिए अपने पास ऑफकोर्स मोशन इन वाई ही कंसिडर करना पड़ेगा और मोशन ओ से ए तक ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो ओ टू ए यही मोशन कंसिडर करके ही हो पाएगा। तुम सोचो ना, कोई और मोशन कंसिडर करो तो पॉसिबल है क्या? डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक है? ए तक पे ही डिस्प्लेसमेंट है ना। ए के पहले भी डिस्प्लेसमेंट एच नहीं है, ए के बाद भी डिस्प्लेसमेंट एच नहीं है। इनफैक्ट यहाँ आके डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो जाता है। तो ये चीज़ नहीं करनी है हमको। हमको क्या कंसिडर करना है? हमको ओ से ए तक मोशन कंसिडर करना है, और ये वाई में ही मोशन कंसिडर करना पड़ेगा। तो मोशन इन वाई, हमको क्या पता है? डिस्प्लेसमेंट इन वाई पता है, वो है एच। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई पता है, एक्सेलरेशन इन वाई पता है, और फाइनल वेलोसिटी इन वाई पता है। फाइनल वेलोसिटी इन वाई कितना है? पॉइंट ए पे जाके वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। याद है या नहीं ये चीज़? अब देखो क्या क्या है अपने पास, एस है, वी है, ए है, यू है। कौन सा इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन। तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई। समझ में आई बात? सिंपल। ठीक है, वी वाई स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, यू वाई स्क्वायर यानी u साइन थीटा का स्क्वायर। देखो ना, यू वाई प्लस ये ए वाई कितना है? माइनस जी ना, तो माइनस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इन y इज g, डिस्प्लेसमेंट इन y इज हाउ मच? h। ये माइनस 2gh इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बस हो गया। h के लिए एक्सप्रेशन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आ गया h का एक्सप्रेशन। ये मैक्सिमम हाइट होता है। तो ध्यान से देखो, प्रोजेक्टाइल कितना हाइट कवर करेगा ये भी डिपेंड कर रहा है u और h पे, सॉरी u और थीटा पे, नॉट h। h तो प्रोजेक्टाइल का हाइट है ही, तो u और थीटा पे डिपेंड करता है कि प्रोजेक्टाइल कितना हाइट कवर करता है। कितने स्पीड से फेंकोगे, कितने एंगल पे फेंकोगे, उस हिसाब से अलग अलग एंगल पे अलग अलग हाइट पे प्रोजेक्टाइल जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है। ये एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ मैं अच्छे से। अब ज़रा देख लेते हैं मैक्सिमम ये जो हाइट है कितनी हो सकती है। अच्छा, मैंने इक्वेशन नंबर 2 डाला था या नहीं रेंज के फॉर्मूले में? नहीं डाला था तो डाल लेना, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं ये कितना मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है रेंज। ऑफ कोर्स मैक्सिमम कब लेगा ये? हाइट विल बी मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होगा बताओ? व्हेन क्या? ये साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाए? 1 हो जाए ना। जब साइन स्क्वायर थीटा 1 है, यानी थीटा क्या है? थीटा है साइन इनवर्स 1। अरे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो साइन थीटा भी 1, यानी थीटा साइन इनवर्स 1, यानी थीटा कितना आ रहा है? π/2 और 90 डिग्रीज। तुम सोचो, ये प्रोजेक्टाइल, ये बॉडी को मैक्सिमम हाइट देना है तो कैसे फेंकना पड़ेगा? ऊपर ही फेंकना पड़ेगा ना, तभी तो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। ऐसे फेंकोगे तो मैक्सिमम हाइट पे तो जाएगा नहीं।
ऐसे फेंकने पे मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, ये तुमको भी मालूम होगा। क्रिकेट बॉल अगर तुम कैच खेल रहे हो, सबसे हाई फेंकना है, तो तुम क्या ट्राई करते हो, जितना हो सके उतना हाइट पे फेंकने के लिए 90 डिग्री पे फेंकने का ट्राई करते हो। दैट इज़ दैट। तो यहाँ से 90 डिग्री पे एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो एच मैक्स विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, समझा ये बात, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ठीक है। अच्छा हम लोग एक चीज़ ट्राई करते हैं कि हाइट की वैल्यू 45 डिग्रीज पे कितनी होती है, ये नोट डाउन करो। देखो हाइट की वैल्यू किया है नोट डाउन, पॉज करके नोट डाउन करना है, इतना जल्दी नोट डाउन नहीं कर पाओगे, आई नो दैट। पॉज करके नोट डाउन करो। हम देखते हैं हाइट की वैल्यू 45 डिग्रीज पे कितनी होती है, और 45 डिग्रीज पे हाइट और रेंज में क्या रिलेशन होता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, मतलब हाइट की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्रीज पे। सो एट 45 डिग्रीज, ये तुम कॉन्सेप्ट की तरह ले लो, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है तुम्हारे लिए। एट 45 डिग्रीज देखो हाइट कितना होगा, हम लोग निकालते हैं। हाइट का फॉर्मूला हमको मिल गया है ना, देखो हाइट का फॉर्मूला क्या है, हाइट का फॉर्मूला है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। थीटा कितना है 45, यानी ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन g, 2g नॉट g। साइन 45 कितना होता है 1/√2, यानी साइन स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा 1/2, यानी ये हो जाएगा यू स्क्वायर 1/2 अपॉन 2g, यानी ये आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 4g। समझा, ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट 45 डिग्रीज है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। और हमको मालूम है ऑल्सो रेंज एट 45 होती है मैक्सिमम, और वो होती है यू स्क्वायर बाई जी, हाँ या ना। ज़रा ध्यान से देखो, हाइट रेंज से 4 गुना कम है, ये यू स्क्वायर बाई जी है, ये यू स्क्वायर बाई 4g है। सो देयरफॉर एट 45 डिग्रीज, ये ध्यान दो, हाइट इज इक्वल टू रेंज अपॉन 4, ये ध्यान देना, हाइट इक्वल्स टू रेंज अपॉन 4, और कहीं कहीं पे ये आर मैक्स भी तुमको दिखेगा क्योंकि 45 पे रेंज मैक्सिमम हो जाता है। दिस एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे तुमको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, MCQs मिलते हैं, न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, बहुत कुछ मिलते हैं। या बड़े बड़े क्वेश्चंस में ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब तुमको एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देगा और उसमें बोलेगा मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम रेंज दिया हुआ है, और तुमको हाइट से रिलेटेड कोई एक ट्रिकी क्वेश्चन होगा, तो पहले हाइट निकालना पड़ेगा, दैट वुड बी दिस, फिर आगे तुम कुछ कंटिन्यू कर पाओगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ये हो गए अपने हाइट के एक्सप्रेशंस, रेंज के एक्सप्रेशन सारे हो गए। अच्छा ये नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो गया हूँ, इतना टाइम इनफ है, पॉज करके। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ और देखते हैं, जैसे एक और चीज़ है विच इज़ रेंज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मालूम है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा, उसके लिए रेंज क्या होता है, तो उस पर हम लोग थोड़ा बात करेंगे डिटेल में। फिर हम एक लास्ट एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं विच इज़ व्हाट, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं उस पर। तो हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट की। चलो कॉन्सेप्ट को मैं ब्लू मार्कर से लिखता हूँ, लेट दिस बी सम कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो हम लोग बात करने जा रहे हैं रेंज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके, या नॉट एक्चुअली रेंज ऑफ, रेंज एट। ओके, देखो जैसे थीटा पे रेंज निकालते हैं, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये तो थीटा पे रेंज हो गया, राइट, एट थीटा। अब हम लोग 90 माइनस थीटा पे देखते हैं, r विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह 90 माइनस थीटा अपॉन जी। मतलब जैसे 30 डिग्रीज पे फेंका प्रोजेक्टाइल और 60 डिग्रीज पे फेंका प्रोजेक्टाइल, तो क्या आता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आएगा। ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन, ये 2 इंटू 90 अंदर जाओगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा अपॉन जी। साइन 180 माइनस थीटा, अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, फॉर्मूलाज पढ़े हैं, तो साइन 180 माइनस थीटा, सॉरी ये 2 अंदर भी मल्टीप्लाई होगा ना, हाँ आई एम वेरी सॉरी, ठीक है,
2 अंदर भी मल्टीप्लाई हुआ तो 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा क्या होता है, या 180 माइनस 2 थीटा अगर यहाँ पे, बेसिकली साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये कहाँ से आया, ये आया साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा से। और ये तुमको किस पे मिला है, ये तुमको मिला है एट 90 माइनस थीटा। ध्यान से देख लो ये चीज़ को, रेंज दोनों की सेम है। ये क्या बात हुई, ये बात ये हुई, देखो जैसे यहाँ तुम्हारा प्रोजेक्टाइल है ऐसे, तो अगर तुम प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्रीज पे फेंक रहे हो और प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे जाता है, और तुम प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्रीज पे फेंक रहे हो और प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे जाता है, तो ये दोनों प्रोजेक्टाइल सेम रेंज कवर कर रहे हैं, बट इनकी हाइट अलग अलग है। ये बात ध्यान रखना, दोनों सेम रेंज कवर कर रहे हैं बट इनकी हाइट अलग अलग है। सपोज ये हाइट h1 है और ये हाइट h2 है, तो r और h1 h2 में रिलेशन होता है, एंड द रिलेशन इज r इज इक्वल टू 4 टाइम्स अंडर रूट h1 h2, ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब ये रिलेशन याद रख लोगे तो कहीं तुमको काम आ जाएगा, अदरवाइज कोई इतना वो बात नहीं है। तो मतलब 30 डिग्री पे जो प्रोजेक्टाइल का रेंज है वही रेंज 60 डिग्रीज पे भी है। सेम अगर तुमने 40 डिग्रीज पे फेंका प्रोजेक्टाइल को और वो ऐसे जा रहा है, तो 50 डिग्रीज पे फेंकोगे तो वो भी ऐसे जाएगा। 40 50 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 40 90 माइनस 40 50। अच्छा, इन दोनों में से अगर तुम 45 पे फेंकोगे तो सबसे दूर जाएगा, ये भी तुमको पता होना चाहिए। तो ये वाला प्रोजेक्टाइल तुम्हारा 45 डिग्रीज का है, फिर ये वाला 40 डिग्रीज का है और ये वाला 50 डिग्रीज का। ठीक है, बात समझ में आई। ये वाला 60 डिग्रीज का और ये वाला 30 डिग्रीज का। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ध्यान से इसको लिखो, नोट डाउन करो। फिर हम एक लास्ट एक्सप्रेशन करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, जो इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा, और प्रोजेक्टाइल का भी लास्ट टॉपिक होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। उससे ज़्यादा तुमको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में कुछ और नहीं करना है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ एक्सप्रेशन भी लिख देता हूँ, हमको जो जो मिला। टी मिला, आर कितना मिला, आर मिला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और h कितना मिला, h मिला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये 3 एक्सप्रेशन अब तक हमको मिल गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस। ये याद कर लो, बाय हार्ट कर लो, बाय हार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्रेशंस को, क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स ऐसे क्वेश्चंस पे, ऐसे फॉर्मूलाज पे मिलते हैं प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड। तो ये फॉर्मूलाज अगर तुमको बाय हार्टेड रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओके, चलो नोट डाउन करो पॉज करके, फिर मैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी करा देता हूँ। ओके, आई होप सबने नोट डाउन कर लिया है। चलो अब हम करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत तुमको क्वेश्चंस पूछता है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, या शो दैट अ प्रोजेक्टाइल टेक्स द पाथ ऑफ अ पैराबोला। अभी हम लोग प्रूव करेंगे कि ये पैराबोला होता है, तो तुमको बोल देता है कि शो दैट द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला। तुमको कैसे शो करोगे, तुम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी डिराइव करके फिर शो करोगे। ठीक है, फाइन। मैं ये सब क्यों मिटा रहा हूँ, ये सब इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को एक अलग से एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। मैं ये डायग्राम भी रफ करता हूँ, नहीं रफ किया, नहीं ड्रॉ किया था तो ड्रॉ कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, पॉज करके हो जाएगा। चलो अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी डिराइव करने जा रहे हैं हम, ध्यान से देखना। फोर्थ एक्सप्रेशन इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। मतलब अब हम लोग देखेंगे कि जो अपना प्रोजेक्टाइल है, वो जो पाथ ले रहा है, वो कौन सा शेप है। शेप अलग अलग है ना, तो उसको अपने को शेप देखना है कि कौन सा शेप होता है प्रोजेक्टाइल का। सपोज कर लो ये प्रोजेक्टाइल क्या, कैसे, ब्लू से बनाऊँ या ब्लैक से, बताओ मुझे कमेंट्स में। देखो ये x और y का प्रोजेक्टाइल है एक, दिस इज y एंड दिस इज x। ये सपोज किसी इनिशियल वेलोसिटी से लॉन्च होता है और ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके गिर जाता है। नहीं प्रोजेक्टाइल जैसा लग रहा है, लगना तो चाहिए बट ठीक है, सपोज जाके ऐसे ये गिर जाता है प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हमने ये कोई प्रोजेक्टाइल लिया है। यार एक तो ये, चलो देखो y वर्सेस x। ठीक है, ये एक प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके गिरता है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी u। अभी ठीक है, फाइन। हमको ये प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन निकालना है कि कौन सा इक्वेशन ये प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रहा है। ठीक है, हमको देखना है कि कौन सा इक्वेशन ये प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है। चलो देखो, सपोज इस पॉइंट पे ये कोई पॉइंट P है, अगर मैं इस पॉइंट का इक्वेशन y और x के टर्म्स में निकाल लूँ
तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हो जाएगा ना। तुम सोचो कोई भी 2D फिगर का जो इक्वेशन होता है वो कैसा होता है, जैसे तुमने देखा होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या मतलब है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। जैसे तुमने देखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये किसका इक्वेशन, ये सर्कल का इक्वेशन। मतलब तुम x और y में रिलेशन निकाल लो तो तुम एक्चुअली फिगर आउट कर लोगे देखो फिगर ऑफ स्पीच हो गया, फिगर तुम समझ लोगे कि कौन से शेप का फिगर बन रहा है उसका इक्वेशन देख के ना। जैसे ये इक्वेशन देख के तुम बता सकते हो फिगर तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, ये इक्वेशन देख के तुम बता सकते हो फिगर तुम्हारा सर्कल है। तो इसका भी इक्वेशन अगर x और y के टर्म्स में निकाल लिया हमने तो हम बता पाएंगे कि ये कौन सा शेप है। मतलब किसी एक पॉइंट पे हम पता करना चाह रहे हैं कि क्या y और x में रिलेशन फॉलो हो रहा है। समझ में आई बात, y और x में क्या रिलेशन फॉलो हो रहा है या क्या पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो दोनों को रिलेट करता है वो हमको निकालना है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसिडर कर लो कि ये बॉडी का कुछ तो डिस्प्लेसमेंट है। जैसे यहाँ u वेलोसिटी है तो ये थीटा एंगल पे इसके पास वेलोसिटी होगी ना कितनी, u cos थीटा। यहाँ इसके पास वेलोसिटी हो जाएगी u sin थीटा। ये सब चीज़ ऑलरेडी कर चुका हूँ। ओके, सपोज कर लो ये पॉइंट P पे आने पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x में, सपोज कर लो x है, सपोज मतलब क्या, लेट इट बी x, और y में इसका डिस्प्लेसमेंट लेट इट बी y। ठीक है, मतलब ये बॉडी x में x डिस्टेंस चलता है, y में y डिस्टेंस चलता है। हमको x और y में रिलेशन निकालना है। यही x और y में क्या रिलेशन है वो पता चल जाए तो बाकी सारे x डालते जाओ, सारे y तुमको मिलते जाएंगे। मतलब बेसिकली वी आर फाइंडिंग y इन टर्म्स ऑफ x, या y का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x हम लोग निकाल रहे हैं। देखो पहले मोशन इन x कंसिडर करते हैं। मोशन इन x हमको मालूम है इनिशियल वेलोसिटी x में कितनी, u cos थीटा। अच्छा, एक्सेलरेशन वगैरह भी लेके चलना, -g होता है एक्सेलरेशन, याद रखना। तो मोशन इन x में हम क्या करते हैं, अपने पास डिस्प्लेसमेंट है x, अपने पास इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा, तो हम लोग इक्वेशन यूज़ करेंगे sx इक्वल्स टू ux प्लस हाफ, सॉरी uxt प्लस हाफ। अच्छा, ये भी कंसिडर कर लो कि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम t लगा। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, अब मैं तुमको प्रॉपर डेरिवेशन के फॉर्म में बता देता हूँ तो तुमको कन्फ्यूजन ही हट जाएगा। सो कंसिडर अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल या एट एंगल थीटा विथ इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u से थीटा एंगल पे लॉन्च किया है। आफ्टर टाइम t इट इज एट पॉइंट p। पॉइंट p पे है ये प्रोजेक्टाइल एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है, बस अब इतना इनफ है। अब तुम मोशन इन x मोशन इन y स्टार्ट करो और डिराइव करो। मोशन इन x देखो, मोशन इन x, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट इन x विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन x प्लस टी हाफ प्लस हाफ ax इंटू टी का स्क्वायर। एक्सेलरेशन इन x 0 है, हमको मालूम है, मालूम मतलब कब से तुमको मालूम है, स्टार्ट से ही। तो ये इनिशियल वेलोसिटी इन x कितना है, u cos थीटा इंटू टाइम t लगा है, और डिस्प्लेसमेंट इन x कितना है, x। समझा? तो यहाँ से x का एक्सप्रेशन अपने को मिल गया है u cos थीटा इंटू टी। यहाँ से हम t का एक्सप्रेशन निकालते हैं। देखो t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा x अपॉन u cos थीटा। ये क्यों किया अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, देख लो क्यों किया ऐसा। सेम x के लिए हो गया। ऑल्सो मोशन इन y देखते हैं, मोशन इन y के लिए भी डिस्प्लेसमेंट इन y इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन y इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन y इंटू टी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन y कितना है, y, इनिशियल वेलोसिटी इन y कितना है, u sin थीटा, टाइम t ही लग रहा है जो यहाँ पे टाइम है, प्लस हाफ, प्लस क्या माइनस साइन डाल दो क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है g और वो भी -g, तो -g, अच्छा ये स्क्वायर होता है ना, t स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया। चलो अब ये t यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमको y का एक्सप्रेशन x में मिल जाएगा, क्योंकि t x के टर्म्स में है ना, दिखाई पड़ रहा है।
तो ये y में मैं यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा, t की जगह x अपॉन u कॉस थीटा माइनस हाफ g, t का स्क्वायर करो, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात? सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट चीज़ नहीं किया, परेशान नहीं होना। देख लो, स्लो करके देख लो, स्लो करके मतलब एक बार वापस से देख लो इस चीज़ को। देखो u से u कट गया, हमको क्या मिलता है y इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा, यानी ये हो गया x टैन थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई बात? फाइन, ये आया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है तुम्हारा, और ये अगर बाय हार्ट कर सको तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी तुम्हारे लिए और बहुत अच्छी बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम ये एक्सप्रेशन डिराइव करोगे तो वेरीफाई करने के लिए तुमको पता होना चाहिए कि तुमने सही चीज़ डिराइव की है। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। अब इसको एक फॉर्म में समझते हैं कि कौन सा फॉर्म है ये। जैसे अगर गिवन u और थीटा चेंज ना किया जाए, मतलब u और थीटा फिक्स करो कि हाँ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे लॉन्च करना है, एक पर्टिकुलर एंगल से लॉन्च करना है, तो उस केस में ये टैन थीटा एक कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, ये u स्क्वायर एक कांस्टेंट हो जाएगा, g तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, और कॉस स्क्वायर थीटा एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। सो देयरफॉर y इज रिटन एज a इंटू एक्स। ध्यान से देखो, टैन थीटा को मैंने a ले लिया है, कोई कांस्टेंट क्योंकि टैन थीटा कांस्टेंट है, माइनस ये हाफ g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा कांस्टेंट है ना, तो इसको मैं b ले लेता हूँ, b एक्स स्क्वायर। ये एक फॉर्म है इस इक्वेशन का, और ये जो इक्वेशन है दिस इज इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। ये एक पैराबोला का इक्वेशन है, इसीलिए तुम्हारा ये जो इक्वेशन है या ट्रैजेक्टरी जो है पाथ की, वो एक पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी है। सो देयरफॉर द प्रोजेक्टाइल हैज़ अ पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी। समझ में आई बात? तो ऐसे तुम शो कर सकते हो कि जो पाथ प्रोजेक्टाइल लेता है वो एक पैराबोला होता है, लेता है तो होता है, ठीक है। दिस इज द पाथ दैट प्रोजेक्टाइल टेक्स। और ये कैसे प्रूव करोगे? ये एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख के इस इक्वेशन को। अब ऑफ कोर्स टैन थीटा कांस्टेंट है, जी एक्स स्क्वायर ये सब कांस्टेंट है, तुम लिख सकते हो फॉर अ गिवन u एंड थीटा। एक गिवन u और थीटा, वो जो हमने इनिशियली कंसिडर किया था ना, थीटा एंगल पे लॉन्च किया है, u वेलोसिटी से लॉन्च किया है, तो ये तो फिक्स हो गया ना प्रोजेक्टाइल के लिए। अरे तुमने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है, थीटा एंगल पे लॉन्च करना है, u वेलोसिटी से लॉन्च करना है, तो u और थीटा अगर फिक्स हैं तो a भी एक कांस्टेंट है, b भी एक कांस्टेंट है। सो ठीक है, फाइन, बस इतना ही इनफ है तुम्हारे लिए। इनफ मतलब यहाँ से तुम क्लियरली बता सकते हो कि प्रोजेक्टाइल जो है वो कौन सा पाथ लेता है, वो एक पैराबोलिक पाथ लेता है, ठीक है। सो दिस इज एवरीथिंग दैट इज देयर इन आवर प्रोजेक्टाइल मोशन। NCERT हो, HSC बोर्ड हो महाराष्ट्र का, या कोई भी कहीं का भी बोर्ड हो, दिस इज ऑल दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू नो अबाउट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल्स। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में इतना ही कुछ तुमको जानना ज़रूरी है। जानना ज़रूरी मतलब इतना ही कुछ तुम्हारे लिए है बोर्ड्स के लिए, या कुछ भी किसी भी बोर्ड के लिए। तो आई होप सबको सब कुछ समझ में आया है डिटेल में। अगर लेक्चर अच्छे से समझा है तो मुझे बताओ कमेंट्स में। अगर कुछ डाउट है देन ऑल्सो लेट मी नो इन कमेंट्स। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट विथ माई बेस्ट एफर्ट्स। मैं वीडियो बना दूंगा या वहाँ पे सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, जैसा भी होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ। आज के लिए बस करते हैं, विल स्टॉप इट हियर। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।